अब आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखिएगा। जैसे ही मैं अपने फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ, बिल्कुल मैं हॉल में एंटर हुआ और पापा की गाड़ी जस्ट गेट पे आई। तो मैं ऊपर से आया हूँ, वो अपने ऑफिस से आए हैं, बिल्कुल एक मतलब मिलन की तरह वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो गया। फिर जो रिजल्ट वाला क्षण होता है उससे पहले घबराहट कितना होता है, मतलब कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कैसा लगता है? तो वहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम या माहौल भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत ये चीज़ फील होती थी कि शायद मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। तो वो बहुत चैलेंजिंग फेज था। रात में जब सोते थे तो एक बहुत बेचैनी तो होती थी, किस कारण से हो रही ये तो पता है, मगर इसका सोल्यूशन क्या है ये नहीं पता है। कहीं न कहीं ये समाज में भ्रांतियाँ भी हैं कि जब हमारा यूपीएससी एग्जाम क्वालीफाई होता है उसके बाद हमें ऑफर बहुत मिलता है, मतलब कि हमारी कोचिंग का प्रमोशन कर दीजिए, हमसे इतना चार्ज ले लीजिए, ऐसे मतलब कई सारे ऑफर्स मिलते हैं। तो सर आपको कोई ऐसा ऑफर्स मिला? हम 2 चैप्टर करें, 2 थीम करें, उसका टेस्ट दें। टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत खुशी होगी और पढ़ने की इच्छा होगी। खराब मार्क्स आएंगे, 2 घंटे बुरा लगेगा, मगर फिर समझ में आएगा कि हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। सर जब हम प्रीलिम्स देने के लिए जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले प्रीलिम्स एग्जाम था, तो सर उस वक्त हम अपने आप किस तरीके से ये वेरीफाई करें कि जो हमारी तैयारी है वो अप टू डेट है, हम प्रीलिम्स देने के काबिल हो गए हैं? सर आपका इंटरव्यू का अनुभव क्या रहा है? आपने पहली बार इंटरव्यू दिया, आप उसमें क्वालीफाई भी हो गए। सर इंटरव्यू में कितने मार्क्स आपको मिले? मुझे 195 मार्क्स मिले। 195 अच्छे मार्क्स हैं। सर क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, किस तरीके से क्वेश्चन आपके साथ किया गया? जब दहेज की टोकरी मेरे गोद में रखी जाएगी, मानो वो दहेज नहीं, एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उस जिम्मेदारी को जिस दिन मैं शहर से लौटा पाऊंगा, मानो उस दिन मैं एक अच्छा बेटा बन जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों जो ये आज की वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएससी एग्जाम के बारे में समझने में और भी आसानी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं। हमारे साथ हैं श्री शैलेंद्र चौधरी सर, जिन्होंने यूपीएससी 2024 के अंदर 362 रैंक स्कोर किया है और सर ने सफलतापूर्वक यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सर के साथ ही बातचीत करेंगे। हम सर की जो जर्नी रही उसको जानेंगे, सर का जो एक्सपीरियंस रहा उसको जानेंगे, सर की जो स्ट्रेटजी रही है तैयारी करने की उसको जानेंगे। तो इसलिए आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यूपीएससी एग्जाम को और भी आसानी से समझने का प्रयास करें। तो चलिए आपको बहुत कीमती समय नहीं लेते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमन, जो आपने इस कार्यक्रम में बुलाया एंड कहीं ना कहीं एक बॉडी वाइडर ऑडियंस तक रीच दिया। सो आई एम ऑल्सो इक्वली थैंकफुल टू यू। माय प्लेजर सर। सर हम शुरुआत करेंगे, इससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर हम सबको अवेयर कराएँ कि आपने पढ़ाई-लिखाई किस तरीके से की हुई है? आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है? जी। तो मैं बेसिकली नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ। क्लास 12th तक का स्टडी मैंने नरसिंहपुर से ही किया है, पीसीएम स्ट्रीम के साथ। उसके बाद मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में एनआईटी भोपाल से। मई 2023 में मैं पास आउट हुआ और उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू किया। जी। सर आपने यूपीएससी एग्ज़ाम देने के बारे में कब सोचा और किस मोमेंट ने आपको इसको रियलाइज़ करवाया कि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना है? अमन वैसे तो कहीं न कहीं चूँकि शुरू से स्कूल में टॉपर थे, तो कहीं न कहीं जो कॉम्प्लीमेंट मिलता था वो यही था कि आगे चल के यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है। बट शायद उस समय उतनी समझ नहीं थी। 8th क्लास में मेरे को याद है कि हम लोग को हिंदी की टीचर ने एक वर्क दिया था कि एक निबंध लिख के लाना है आपको, मेरे जीवन का लक्ष्य। तो जब मैं बैठा था, सोच रहा था कि मुझे करना क्या है, तब कहीं न कहीं वो पहला मोमेंट था वेयरइन मैंने उस चीज़ को अच्छे से रियलाइज़ किया कि यार मुझे ऐसा बनना है, मुझे एक आईएएस बनना है। वो काइंड ऑफ फर्स्ट स्पार्क था। ये नहीं कहूँगा कि उस समय बिल्कुल डिसाइड हो गया कि करना है। किया तो वो काम निबंध के लिए था, मगर कहीं न कहीं वो एक अपनी छाप छोड़ गया। फिर मैं जब कॉलेज करने बीटेक एनआईटी भोपाल आया, तो अलग ही लेवल का एक्सपोज़र था वहाँ। जो इवेंट्स होते थे, क्लब्स थे, सोसाइटीज़ थे और जो ऑर्गेनाइज़ेशंस थे, तो उनमें कई बार सीनियर ऑफ़िशियल से मुलाकात होती थी और कहीं न कहीं मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ थोड़ी उभर रही थी। तो सर 3rd ईयर था जब मैंने डिसाइड किया कि अब शायद मेरे को यूपीएससी ही करना है और तब फिर मेरा डिसाइड हो गया था कि अब मैं यूपीएससी की तरफ ही जाऊँगा। जी। सर जब आपका फाइनली रिजल्ट में नाम आया होगा और आपने देखा होगा, उस वक़्त का क्या मूवमेंट था और आपने किस वक़्त देखा कि आपका जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसके अंदर आपका नाम आ गया और किसने आपको बताया कि हो गया या फिर आपने स्वयं देखा? ओके। तो एक लंबा स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। जी। तो 22 अप्रैल के दिन टेलीग्राम ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट था, तो इतना लगभग श्योर हो गया था कि आ जाना है। जी। बट जो इतना ज़्यादा मूवमेंट होता है तो उसके कारण एंग्ज़ायटी बहुत बढ़ता है। तो करीब 9 बजे दिन के सुबह मैंने डिसाइड किया कि अब मैं टाइमर लगा रहा हूँ 6 घंटे का कि मैं मोबाइल नहीं छूऊँगा, क्योंकि एंग्ज़ायटी बहुत बढ़ रहा था। और मैंने सोचा कि अगले प्रीलिम्स के लिए वीडियो लेक्चर मैं देखना चालू करूँगा। तो यही था, मैं अपने लेक्चर्स कर रहा था।
2 बज के कुछ मिनट पे, शायद 36 मिनट पे एक दोस्त का कॉल आया। मैंने सोचा बाद में उठाऊँगा, मिस्ड कॉल पड़ा रहा। फिर एक दूसरे दोस्त का कॉल आया, मैंने सोचा मिस्ड कॉल है। फिर पापा का कॉल आया, अब उनका नहीं छोड़ सकते थे। जी। उनका कॉल मैंने उठाया, उन्होंने बोला कि, "अरे! वो रिज़ल्ट आ गया है?" मैंने बोला, "पापा हमें नहीं पता है, हम वीडियोज़ कर लें फिर देख लेंगे रिज़ल्ट।" उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं देखो रिज़ल्ट आ गया है। उनको कैसे पता चला? उनके एक दोस्त थे, उनके लड़के ने भी यूपीएससी दिया था। तो उनने उनको फ़ोन किया कि क्या हुआ लड़के का? तो पापा ने मेरे से पूछा, मैंने बोला पापा से कि चलिए हम देख के बताते हैं आपको। उतनी देर में पापा को फिर उन अंकल का फ़ोन आया। तो उन अंकल ने पूछा आप नाम बता दो, हम देख के बता दे रहे हैं। तो पापा ने नाम बताया, उन अंकल ने देखा, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो शायद पहले थे जिनने रिज़ल्ट देखा, उनने पापा को बताया कि 362 रैंक आई है। पापा धन्यवाद दिया सभी को जिनकी बदौलत ये हो पाया, भगवान जी को, सबको। तो और उसके बाद सीन क्या हुआ, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि 362 भी रैंक आई है। अब 2-3 दिन पहले से फेक पीडीएफ्स बहुत आती हैं टेलीग्राम जी। पे, तो डर उसका भी था कि ये फेक पीडीएफ बस ना हो। तो हमने बोला रुक जाइए, हम चेक कर लेते हैं। अ, जब चेक किया एक ग्रुप पे तो नाम आ गया, जी। तो कहीं न कहीं बहुत खुशी थी, भगवान जी को धन्यवाद दिया कि आज हाँ जी। मुक्त हो गए इस प्रक्रिया से। जी। मगर अभी भी डाउट था, हो सकता है एक ग्रुप पे फेक हो। मैंने सोचा कोई दूसरे ग्रुप से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। दूसरे ग्रुप में गया, फाइल डाउनलोड किया, ओपन किया, उसमें भी वही सीन था। तो जब ये हुआ ना तो सबसे पहले तो नतमस्तक हो गया कि आज फाइनली मतलब बहुत बड़ा दिन आ गया है। मैंने पापा को फ़ोन करा, मैंने बोला कि हाँ पापा सही है। अब आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखिएगा, जैसे ही मैं अपने फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ, पापा को ऑलरेडी पहले पता चल गया था। बिल्कुल मैं हॉल में एंटर हुआ और पापा की गाड़ी जस्ट गेट पे आई है। जी। तो मैं ऊपर से आया हूँ, वो अपने ऑफ़िस से आए हैं, बिल्कुल एक मतलब मिलन की तरह वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो गया। मम्मी थी, मेरा बड़े भैया थे, सब लोग मिले। उस दिन पापा बहुत भावुक हो गए थे, मम्मी भी भावुक थी, भाई भी भावुक था। भावुक होने वाले क्षण है ये, इससे बड़ा तो शायद ही कोई चीज़ हो। तो इस तरीके से रहा। उसके बाद फिर फ़ोन आने लगे, सबसे पहले हम लोग फिर रिज़ल्ट के बाद दर्शन करने गए, मंदिर गए, दर्शन किए और उसके बाद फिर फ़ोन जो चालू हुए तो मुझे नहीं लगता 2-3 दिन रुके हैं वो फ़ोन। जी। तो सर एक हम क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे। जी। सर जो रिज़ल्ट वाला क्षण होता है, उससे पहले घबराहट कितना होता है? मतलब कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कैसा लगता है कि अब कल रिज़ल्ट आने वाला है? आपको सुनने में आ रहा हो कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो सर उस वक़्त आपको कितनी घबराहट हो रही थी या फिर कैसा लग रहा था? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, घबराहट बहुत होती है और कहीं न कहीं एक मैन्युफैक्चर्ड एंग्ज़ायटी भी होती है। ग्रुप्स पे इतने मैसेजेस आते हैं, इतनी कुछ पीडीएफ आ जाएँगी वगैरह-वगैरह। तो एक कुल मिला के जिसको माहौल बोलते हैं, वो मैं मैन्युफैक्चर्ड एंग्ज़ायटी बोलता हूँ। तो कहीं न कहीं वो चीज़ तो थी और वही कारण था, इसलिए मैंने सुबह 9 बजे टाइमर लगाया कि अब तो मैं नहीं देख पाऊँगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा मुझे। और रिज़ल्ट के आप 1-2 दिन पहले पूछ रहे हैं, मैं तो 1 मिनट पहले भी एक दिन दिमाग में वही चलता रहता था कि अरे यार! इस बार नाम आ जाए, अब फिर से प्रीलिम्स नहीं देना है, इस साइकिल से मुक्त हो जाएँ। तो एक बहुत एंग्ज़ायटी और बहुत कन्फ्यूज़न, मतलब जो एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न का फ़ॉर्मेट है, वो वैसा रहता है। जी। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपका रिज़ल्ट आ रहा था तो जिन अंकल ने आपको रिज़ल्ट देखा वो आपके माननीय पिताजी के दोस्त हैं और उनके बेटे ने भी यूपीएससी एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो सर उनका क्या हुआ? उनका भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा सर उनका शुभ नाम? उनका नाम तो मेरे को नहीं पता है। जी। एक्चुअली सिलेक्शन हो गया सर। सिलेक्शन हो गया है। मेंस का जब पेपर होते थे, 2 अंकल और पापा एक साथ बैठते थे जी। बाहर पे, जब हम लोग पेपर देते थे, तब उनकी दोस्ती हुई है सर एक्चुअली। दोनों लोगों के लिए ये क्षण जो रहा ये काफ़ी मतलब खुशी का रहा। खुशी का रहा। उनको भी आईएएस मिल रहा है, उनके लड़के को भी। जी सर। सर मैंने आपका कुछ वीडियो देखा है कि जब आपका रिज़ल्ट हुआ उस वक़्त आपका स्वागत हुआ। मैंने आपकी कार वाली वीडियो देखी जिसमें आप हाथ जोड़ के और मतलब आपको आपका अच्छा स्वागत हो रहा है, माले पहनाए जा रहे हैं आपको। तो सर उस वक़्त आपको कैसा लग रहा था जब आपके साथ ऐसा हो रहा था? आपके परिवार को इतनी इज़्ज़त मिल रही थी। सोसाइटी में जो आपका कद होता है वो कहीं न कहीं यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद एकदम टॉप पे पहुँच जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर वो क्षण का क्या उस मोमेंट का क्या एक्सपीरियंस रहता है? तो वो तो एक शहर भ्रमण था, एक स्वागत रैली थी, जो मतलब किसी एक ने ऑर्गेनाइज़ नहीं की, सबका मिला-जुला लाइक एफर्ट था, पता भी नहीं था, हमसे बस ये बोला गया था 5 बजे आपको आना है। तो हम लोग तो चले गए थे, उसके बाद सभी जो व्यवस्थाएँ थी वो पापा के दोस्तों की और बाकी लोगों की थी, शहर के लोगों की।
अलग-अलग जगहों पे। बहुत खुशी की बात इसलिए भी थी कि अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग लोगों ने लाइक स्वागत करने के लिए और माला पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए और अभिनंदन करने के लिए अलग-अलग फॉर्मेट्स बनाए हुए थे। जी। तो पूरे शहर में भ्रमण हुआ। कहीं न कहीं एक्सपीरियंस तो था ही वो, उसके साथ-साथ एक जो होम कमिंग वाली फीलिंग होती है और एक वो समझ में आता है ना कि इतने सालों तक जो तपस्या की, जो प्रयास किया, कहीं न कहीं अ, उसका रिज़ल्ट तो मिला ही, उससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। मगर जो लोग भी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत खुशी के क्षण थे। जी। सर, आपने लगभग 2-3 साल की तैयारी की हुई है और उस ये काफ़ी मतलब लंबा समय तो नहीं बोल सकते क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए क्षण जो है इतना समय तो लगता है सबको। 1 साल का तो एग्ज़ाम ही होता है, उससे 1 साल पहले आपने तैयारी स्टार्ट किया। तो सर इस मूवमेंट के बीच में आपके लिए कोई चैलेंजिंग फ़ेज़ रहा हो, जो आपको लगता हो कि ये मूवमेंट मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रहा है? जी। तो जनरली क्या हुआ था, जब 2023 का मैंने प्रीलिम्स दिया था और नहीं हुआ था, तो 2-3 दिन तो दुःख रहा, मगर उसके बाद एक अलग ही एनर्जी आई कि अब मुझे अच्छे से करना है। ये एनर्जी लगभग 2 से 3 महीने तो अच्छे से चली। मगर जब वो वाला फ़ेज़ होता है ना, अगस्त एंड से सितंबर की शुरुआत से लेके दिसंबर तक का, जब हमारा अगले साल का प्रीलिम्स करीब 9 महीने दूर है, तो एग्ज़ाम की अर्जेंसी आती नहीं है और ख़ासकर मैं अपने शहर नरसिंहपुर से प्रिपेयर कर रहा था। तो वहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम या माहौल भी नहीं है। तो कहीं न कहीं बहुत ये चीज़ फ़ील होती थी कि शायद मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं, सही दिशा में हूँ कि नहीं। तो वो बहुत चैलेंजिंग फ़ेज़ था। रात में जब सोते थे तो एक बहुत बेचैनी तो होती थी, मगर ये नहीं पता कि बेचैनी किस कारण से हो रही है ये तो पता है, मगर इसका सॉल्यूशन क्या है ये नहीं पता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग फ़ेज़ था और साथ-साथ एक चीज़ और मेरे को चैलेंजिंग लगी कि हर 4-5 दिन बाद ही जो डिमोटिवेशन आता था, तो कहीं न कहीं वो तो बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स का साइन कर्व बन के रह गया था कि डिमोटिवेशन आ रहा है, फिर 2 दिन इच्छा हो रही है, फिर 4 दिन इच्छा नहीं हो रही। तो कहीं न कहीं मन में इतना बेचैनी लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने सही रास्ता पे गए हैं या नहीं गए हैं? क्या हम गलत रास्ते पे आ गए हैं? तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें थी। जी। सर, अभी आपने जैसा कि बताया कि 3, 4, 5 दिन के अंदर हमें लगभग-लगभग डिमोनेटाइज़ेशन फ़ील होता है और हमें कहीं न कहीं ये लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं हैं। तो सर, उस वक़्त किस तरीके से अपने आप को समझाया जाए कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ? अपने आप को मोटिवेट किस तरीके से रखा जाए? ओके, तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, तो समझाने की बात तब आती है जब हमको ये पता हो कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। जी। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। ये जानने के लिए मेरे को लगता है हमारे जो मेंटर्स होते हैं, मेबी कोई सिलेक्टेड ऑफिसर है, कोई बड़े भैया हैं जो सर्विसेज़ में हैं या प्रिपेयर कर चुके हैं, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। हमें ऐसा ज़रूर लगेगा कि अरे अब वो तो सर्विस में आ चुके हैं, उनको क्या ही आइडिया होगा, मगर जो फ़ेज़ वो जी के गए हैं ना, तो उससे उनको अनुभव हो चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कहीं न कहीं वो जो मेंटर्स रहते हैं उनने ऐसे हज़ारों बच्चे देखे हैं, तो उनको पता है कि अच्छा आगे तुम क्या गलती कर सकते हो, आगे तुम क्या अच्छा कर सकते हो। तो मेंटर्स के टच में रहना चाहिए। और दूसरा, अगर अब हम पता चल गया कि हम सही कर रहे हैं, तो कैसे हम उसको कंटिन्यू करें। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है, हमको वैलिडेशन पे काम करना चाहिए। जैसे हमको पता है कि हमको पॉलिटी करना है, तो अब पॉलिटी करने का अकेले मन नहीं होगा। हम 2 चैप्टर करें, 2 थीम करें, उसका टेस्ट दें। टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएँगे, बहुत खुशी होगी और पढ़ने की इच्छा होगी। खराब मार्क्स आएँगे, 2 घंटे बुरा लगेगा, मगर फिर समझ में आएगा कि हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मगर होगा यही कि हमको टेस्ट देंगे तो एटलीस्ट हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। टेस्ट अगर हम नहीं देंगे, क्योंकि टेस्ट एक वैलिडेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो गाड़ी हमारी वहीं की वहीं खड़ी है और हमको पता भी नहीं है कि अच्छा चलना होता है। जी। सर, एक क्वेश्चन हमारे मन में है और हमें लगता है कि आप सूटेबल हैं उसका आंसर देने के लिए। सर, हम सुनते हैं और कहीं न कहीं ये समाज में भ्रांतियाँ भी हैं कि जब हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई होता है, उसके बाद हमें ऑफ़र बहुत मिलता है। मतलब कि हमारी कोचिंग का प्रमोशन कर दीजिए, हमसे इतना चार्ज ले लीजिए। ऐसे मतलब कई सारे ऑफ़र्स मिलते हैं। तो सर, आपको कोई ऐसा ऑफ़र्स मिला? मुझे एज़ सच कोई बहुत बड़ा ऑफ़र तो नहीं मिला, 2-3 जगह से पूछा गया था कि आप इतना पैसा लेके ये बोल दीजिए कि मैं इस कोचिंग में या उसमें था, तो मैंने तो साफ़ मना कर दिया। चूँकि मैं था नहीं, तो मैं गुमराह तो नहीं कर सकता लोगों को, और कहीं न कहीं एथिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है सर्विसेज़ का, एक पूरा पेपर डेडिकेटेड है उसको, तो एथिक्स को कैसे हम भूल सकते हैं। तो आए थे, मुझे नहीं पता वही कोचिंग जो एथिक्स पढ़ाती हैं, ऑफ़र करते वक़्त क्यों अपने एथिक्स भूल जाती हैं, उनको तो ये ऑफ़र भी नहीं करना चाहिए। किंतु मेरी तरफ से सीधा नो था, नहीं, जो जहाँ से मुझे मदद मिली है, वहाँ उनके ना बोलने पर भी मैंने, जहाँ भी मौका मिला है मैंने बोला है, और जहाँ से कोई मदद नहीं मिली है, उनके बोलने पर भी मैं कैसे बोल दूँ? सही बात है सर। सर, अब आप हमें मतलब इसी के साथ एक आंसर और दे दीजिए कि सर जब भी हम किसी टॉपर को सुन रहे होते हैं, कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि मैंने यहाँ से कोर्स लिया है या फिर ये किया है, तो हमें
किन टॉपर्स की बातों पे विश्वास करना चाहिए? मतलब कि कैसे हम समझें कि ये टॉपर सच बोल रहा है? मुझे तो लगता है शायद अब तो रेगुलेशंस आ गए हैं, अगर कोचिंग्स भी फ़ोटोज़ पब्लिश करती है टॉपर्स की, तो वो तभी उसके नीचे कोर्स का नाम भी लिख देती हैं। तो ऐसे करके हम क्रॉस वेरीफ़ाई कर सकते हैं, और आज के टाइम पे अधिकतर टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल्स या इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल्स होती है। अगर मौका मिले तो हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे रियलिटी पूछ सकते हैं, तो कहीं न कहीं हमको उसकी कितनी गहराई है उनके दावों में, उसकी पड़ताल हो सकती है। जी सर। सर, अब हम आते हैं आपकी तैयारी वाले फ़ेज़ पे। सर, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, उस वक़्त आपका पहली बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप उस कारण को बताएँ कि क्यों आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ? आपसे क्या मिस्टेक्स हुई फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिस वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया और आपका 1 साल वेस्ट हुआ? और उसके बाद आपने जो आपकी मिस्टेक थी, उसको किस तरीके से सुधारा कि आपका दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ? तो जो मेरा पहला प्रीलिम्स था एक्चुअली, वो जस्ट मैंने कॉलेज के बाद दिया था। कॉलेज में मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा एक्टिव था, तो उतना पढ़ाई का टाइम तो नहीं मिलता था। जी, और उसके साथ-साथ एक दिक्कत और थी कि मैं 4 मई को घर लौट के आया, 28 मई को पेपर था। 24 दिन तो मैंने पढ़ा, मगर 24 दिन पढ़ने से हम एक्सपेक्ट कर लें कि पेपर निकल जाए, थोड़ा गलत होगा। तो वो वाला सीन भी रहा। अब बात करते हैं कि मैंने क्या चेंजेस करे, जो दूसरा अटेम्प्ट निकल गया। मैं कहूँगा कि फर्स्ट में कुछ किया ही नहीं था, सेकंड में जो-जो करना होता है वो कर लिया, जी, तो निकल गया। फिर भी एक ध्यान दिया मैंने कि देखो, रिवीज़न, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अच्छा पहले कंप्लीट कर लेता हूँ और लास्ट के 1 महीने में टेस्ट लगा लूँगा, कुछ नहीं होना है। सिर्फ़ फोमो होगा उससे, और हो सकता है जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप कर सकते थे वो भी ना कर पाएँ। तो इस तरीके से एक हमको बैलेंस सा अप्रोच फ़ॉलो करना पड़ेगा। जी। सर, जब हम प्रीलिम्स देने के लिए जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम था, वो तो हो गया है। तो सर, उस वक़्त हम अपने आप किस तरीके से ये वेरीफ़ाई करें कि जो हमारी तैयारी है वो अप टू डेट है, हम प्रीलिम देने के काबिल हो गए हैं, जो हमारी तैयारी वो पूरी हो चुकी है कि अब हम प्रीलिम दे सकते हैं। तो सर, अपनी तैयारी को किस तरीके से जाँचा जा सकता है? टेस्ट ही एक माध्यम है, मेरे को लगता है कि जिसके द्वारा मतलब आप कर सकते हैं ये चीज़। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता शायद कोई साधन है, क्योंकि टेस्ट में आपका रियलिटी चेक होता है, आप कितने पानी में हैं। तो टेस्ट पर हम निर्भर कर सकते हैं मेरे अनुसार। जी सर। सर, एक आइडियल अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की बात करें, तो जब हमारा एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स हुआ चाहे मेंस हुआ, तो सर प्रीलिम्स से पहले हमें कितना क्वेश्चन अप्रॉक्स सॉल्व कर लेना चाहिए? जिससे कि थोड़ा हम कॉन्फिडेंस हो जाएँ क्वेश्चन्स को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर? मैंने तो चूँकि बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, तो मैंने ये मेथड अप्लाई किया था, तो मेरा जब भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रेशियो 88 से 95 के बीच में रहता था, जी, तो मेरे जनरली 100 के आसपास मार्क्स आते थे। और जब जैसे मैं 85 भी कर रहा हूँ, तो वो फिर सीधे ड्रॉप डाउन हो जाते थे। तो मेरा तो था कि 88 से 95 के बीच में मैं अटेम्प्ट करूँगा। जी सर। सर, थोड़ा-सा मेंस पे भी बात कर लेते हैं। सर, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया है। जी। तो सर, आपने मेंस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया था? कैसे आपकी तैयारी रही मेंस एग्ज़ाम के लिए? तो मैंने ना 4 स्टेप फॉलो करी मेंस के लिए। जी, सबसे पहले, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, से फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन सोसाइटी। जी, इंडियन सोसाइटी का जो फॉर्डर कंटेंट है, कोई भी कोचिंग का मटेरियल है, आप वो उठाइए, उसको 2-3 बार पढ़िए। उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए जो जिस्ट हों उसका। जब आपके शॉर्ट नोट्स बन गए हैं, उसके बाद आप एक काम करिए कि जो भी उस टॉपिक से, थीम से पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, उनको थीम वाइज़ आप सेग्रीगेट कर लीजिए और उन पीवाईक्यूज़ को लिखने का प्रयास करिए। आपने वो पीवाईक्यूज़ लिखे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आप नहीं लिखेंगे, मगर अब उसको आप कंपेयर करिए मॉडल आंसर से। जब आप मॉडल आंसर से कंपेयर करेंगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट एनरिचमेंट होगा। उस कंटेंट एनरिचमेंट को उसी आंसर्स में ऐड कर दीजिए। अब आपके पास 2 मटेरियल हैं पढ़ने के लिए, एक जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, दूसरा जो पीवाईक्यू का कंटेंट एनरिचमेंट है। इन दोनों को इंटीग्रेट करिए और अब आप टेस्ट दीजिए। जब आप टेस्ट देंगे ना, तो टेस्ट के आंसर्स आप बहुत अच्छे लिखेंगे, बट वहाँ भी कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा मॉडल आंसर से टेस्ट सीरीज़ का मिल रहा है, उसको उन्हीं टेस्ट कॉपी में लिख लीजिए। तो आखिरी में आपके पास ति 2 चीज़ें रहेंगी रिवाइज़ करने, एक जो टेस्ट आपने लिखे हैं, दूसरा जो इंटीग्रेट करके आपने मटेरियल बनाया है। जी। सर, मेंस एग्ज़ाम के अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं जो कि क्वालीफाइंग नेचर के होते हैं। तो सर, उन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ कि उसके अंदर क्या-क्या क्वेश्चन्स कैसे-कैसे पूछे जाते हैं और उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए और कितना पढ़ने की आवश्यकता है उस सब्जेक्ट को? सो 2 क्वालीफाइंग पेपर होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और एक एनी इंडियन लैंग्वेज का जी, पेपर होता है। तो मेरे केस में वो हिंदी थी, एनी इंडियन लैंग्वेज। तो देखिए, पढ़ना तो चाहिए हमको, क्वालीफाइंग नेचर इज़ गुड, बट अगेन हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही पेपर की, वो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं आपकी, फर्स्ट रीडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप थोड़ा-सा भी प्रैक्टिस करके जाएँगे, तो शायद आपका हो जाएगा। सर, मैंने ये क्वेश्चन्स आपसे इसलिए पूछा क्वालीफाइंग नेचर के बारे में क्योंकि एक ऑफ़िसर हैं, लोहित मतानी नाम है उनका, आईपीएस ऑफ़िसर हैं।
महाराष्ट्र कैडर में हैं अभी वो। जी। तो उन्होंने मेरे को मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनका क्वालीफाइंग जो सब्जेक्ट होता है पहली बार, वो मेंस के अंदर उसमें क्वालीफाई नहीं कर पाए। इसलिए कई लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वालीफाइंग सब्जेक्ट भी कुछ है और उसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया। जी। सर हमने 2 स्टेज पे बात किया, प्रीलिम्स पे बात किया, मेंस पे बात किया। एक लास्ट स्टेज है इंटरव्यू का। तो सर इंटरव्यू से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम डेफ फिल कर रहे होते हैं, डेफ का फॉर्म, उस वक़्त हमें क्या-क्या ध्यान रखना है? जब हम डेफ का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि हमें कोई भी झूठी चीज़ नहीं लिखनी है। हम जो हैं, हमको वही प्रदर्शित करना है। हम बिल्कुल इस चक्कर में ना आएँ कि कुछ अच्छी-अच्छी हॉबीज़ या कुछ ऐसा लिख दें, तो वो फ़ैसिनेट करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप वो लिखिए जिसमें आप पारंगत हैं, एक चीज़ तो वो। दूसरी चीज़ आप कोशिश करिए आप अपना बेस्ट वर्ज़न निकाल के लाएँ। बेस्ट वर्ज़न निकाल के लाएँ का मतलब ये नहीं, आप फेक वर्ज़न निकाल के लाएँ, जो आप नहीं हैं, वो मत बनें। बट जो आप हैं, उसका नवीनतम और बहुत अच्छा प्रारूप, स्वरूप बनने का प्रयास ज़रूर करें। और डेफ तो मेरा मानना है कि ये एक बायोडेटा है, उसके बाद तो आप कितने मैच कर पा रहे हैं उस बायोडेटा से, वही आपको डिटरमाइन करता है कितना अच्छा आपका होगा। जी। सर आपका इंटरव्यू का अनुभव क्या रहा है? आपने पहली बार इंटरव्यू दिया, आप उसमें क्वालीफाई भी हो गए। सर इंटरव्यू में कितने मार्क्स आपको मिले? मुझे 195 मार्क्स सर मिले। 195 अच्छे मार्क्स हैं। सर क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? किस तरीके से क्वेश्चन्स आपके साथ किया गया? जी, तो इंटरव्यू का मैं एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, तो मेरा बोर्ड था, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला रिटायर्ड सर का बोर्ड था। जी। तो मैं रूम में एंटर हुआ, तो सर ने पूछा, "कहाँ से आए हैं आप?" जी। मैंने बोला, "सर मैं नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से आया हूँ।" फिर उनका कहना था कि जस्ट 1 दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था मध्य प्रदेश में। जी। तो उनका क्वेश्चन जनरली उसके आस-पास ही रिवॉल्व हुए। उन्होंने पूछा कि अच्छा इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बताइए मध्य प्रदेश के बारे में। फिर उनका प्रश्न ये भी थे कि उसी समय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड लॉन्च किया था। उनने बोला कि अच्छा इंडिया को अगर ऐसा कोई गोल्ड कार्ड लॉन्च करना पड़े तो क्या लॉन्च होगा वो? उस तरीके के प्रश्न आए। जो बाकी मेंबर्स आए उनका भी फ़ोकस कहीं न कहीं मध्य प्रदेश और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे रहा। जी। जैसे मेरे से पूछा गया कि इंडस्ट्रियल लैंडस्केप जो इकोसिस्टम है या जो हमारे इन्वेस्टर समिट होते हैं वो रियलाइज़ क्यों नहीं होते हैं? उसके क्या कारण हैं? तो जनरली वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन पे इंटरव्यू चलता रहा। एक बहुत अच्छा वाकया आपको बताऊँगा। जी। तो जब लास्ट मेंबर का लास्ट क्वेश्चन ये था कि बेटा आप सही कह रहे हैं, हर चीज़ में तो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है। लिबरल आर्ट्स को तो ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बोला सर, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू फिल द बेली सर, बट टू मेक अ ग्रेट सिटिज़न वी नीड लिबरल आर्ट्स। तो इस पे कहीं न कहीं वो थोड़े इम्प्रेस थे और सैटिस्फाइड थे। तो आई थिंक वो एक अच्छा मैसेज दिया। और दूसरी चीज़ मैंने इंटरव्यू में जो करी कि जो मेरे को नहीं आता था मैंने सहर्ष उसको स्वीकारा। एक नादानी के साथ स्वीकारा कि मुझे नहीं आता है। तो कहीं न कहीं मेंबर्स ने भी तुरंत आगे बढ़े, उस चीज़ का बड़ा इश्यू नहीं बनाया। तो एक लहज़ा भी होता है कि किस तरीके से आपको नहीं आता है तो आपको नहीं बोलना है। आप उसको घमंड या गर्व नहीं ले सकते कि हमको नहीं आता तो नहीं आता। आपको नहीं आता आपकी एक कमज़ोरी है। आप उस कमज़ोरी पे कार्य करने के लिए कार्यरत हैं। ये आपकी महानता है। तो इस तरीके से आप जाएँ। जी सर। सर एक क्वेश्चन और, सर शैलेंद्र चौधरी सर को अपनी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले जब उनका यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया? लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले? एक तो चेंजेस ये देखने को मिले कि बहुत सारे नए-नए रिश्तेदार प्रकट हो गए, मुझे नहीं पता कहाँ से। जी। ठीक है, उनकी खुशियाँ हैं, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है वो। दूसरा मेरे डाइटरी प्रेफ़रेंसेस थोड़े-से चेंज हो गए, डेयरी वग़ैरह अवॉइड करता हूँ। और उसके अलावा सर कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा चेंजेस था वो मेरा इंट्रिंसिक था। जो एक सैटिस्फैक्शन या आप कहें कि वो जो बँधापन था कि कल ये करना है, परसों ये करना है, अभी भी है, अब दूसरे प्रकार के ब बंधन हैं। मगर कहीं न कहीं वो चीज़ से एक छुटकारा मिला, जो एग्ज़ाम साइकिल से छुटकारा मिला। तो सर ये चेंजेस मेरे मेजर थे। जी। सर आपके सिलेक्शन के बाद आपको कोई ऐसा मोमेंट याद हो जब आपके फैमिली में किसी ने आपको कुछ बोला हो और आपको लगा हो कि हाँ, ये जो फ़ेज़ है, ये मेरी लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है। सिलेक्शन के बाद ऐसा मोमेंट जो आया है, जो मतलब आपके परिवार के जो भी सम्मानित व्यक्ति हों, उन्होंने अगर आपको कुछ ऐसा बोला हो, जो आपको लगा हो कि हाँ, ये मोमेंट मेरे लिए सबसे अच्छा है और तो इससे ज़्यादा मेहनत मतलब मेरी मायने नहीं रखती है। तो जब रिज़ल्ट आया और पापा घर पर आए तो सबसे पहले उन्होंने हग किया। जी। पापा की आँखों में आँसू थे। वो आँसू नहीं थे, वो इतने सालों का परिश्रम था जो निकल रहा था। और
आँसू को समेटे हुए वो बोल रहे थे, बेटा तुमने वो कर दिया जो हम कभी सोचे नहीं थे, तुमने इतिहास रच दिया है। मैं अपने घर, कुटुंब, परिवार जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसका पहला आईएएस होने जा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं बहुत आशाएँ हैं। आशाओं के साथ-साथ एक गर्व है कि हमारे बीच में से कोई, हमारे साथ का कोई उतने बड़े पद तक जा रहा है। तो कहीं न कहीं सर जब ये बात मैंने सुनी कि बेटा आपने जो वो कर दिया है जो हम सोचे नहीं थे, कहीं न कहीं एक ऐसा ओकेशन था कि शायद जो चीज़ हम पाना चाहते थे, वो हमको मिल गई है। जी। आपने अपने लाइफ का 3 वर्ष जो है यूपीएससी एग्ज़ाम पर बिताया है सर। तो आपने यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कितना क्या एक्सपीरियंस बना है? आप यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में अगर कुछ बोलना चाहें, तो सर 2 लाइन यूपीएससी एग्ज़ाम के ऊपर। I will say no doubt UPSC is a great exam, but to be understanding that it requires sincerity. It do not require seriousness all the time. आप चौबीसों घंटे किताब लिए रहे बस कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ और कर कुछ नहीं रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। आपको सिंसियर होना है, आपके जो टारगेट्स आप डेली बना रहे हैं उनको फॉलो करें। मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि कई बार आज जैसे मेरा बाहर जाने की इच्छा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 घंटे बर्बाद होंगे और ये सोच-सोच के मैंने 3 घंटे बर्बाद कर दिए। तो इससे तो बेहतर है बाहर जाऊँ। एक ही क्राइटेरिया था मेरी ज़िंदगी में कि जो मेरे टारगेट्स हैं वो मेरे कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद मैं एन्जॉय कर सकता हूँ। मैं थोड़ा-सा उस फिलॉसफी का व्यक्ति हूँ कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। कहीं न कहीं वो एक मोटिवेशन भी होता है कि अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो बाहर जा पाएँगे। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया। जी। सर आजकल हम देख रहे हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर एक अलग क्रेज़ है। जिसे देखिए वो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग जाता है। तो सर किन स्टूडेंट को यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? और कैसे उन्हें पता ये लगे कि वो अगर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वालीफ़ाई कर लेंगे? सर ये कॉन्फिडेंस जो होता है अपने आप पे, सर वो किस तरीके से पता लगाया जा सकता है? सर कॉन्फिडेंस पता लगाने का तरीका तो एक्चुअली टेस्ट भी एक तरीका होते हैं, मगर बड़ी बात होती है कि हमारा निश्चय क्या है, हमको क्यों सेवाओं में आना है। टेस्ट तो ठीक है आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, वो सेकेंडरी है। मगर जब हमारा निश्चय है कि मुझे इस कारण से, इस ध्येय के साथ सर्विस में आना है, कहीं न कहीं सर वो डिटरमाइन करता है। अगर हमारा निश्चय है देश सेवा करने के लिए विभिन्न तरीकों से, तो सर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे पास अच्छे खासे चांसेस हैं कि हम मेक थ्रू करेंगे। जी। सर आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एनआईटी भोपाल से अपना बीटेक किया हुआ है और उसके बाद आपको ऑफ़र भी मिला जॉब का, मतलब आपका प्लेसमेंट हुआ था और आपने शायद उसे जो है जॉइन नहीं किया। जी। तो सर उस वक़्त आपने किस तरीके से डिसीज़न लिया कि मुझे जॉब अभी आगे नहीं करना है, मुझे आगे यूपीएससी की तैयारी करना है? सर वो क्योंकि मोमेंट ये जो होता है काफ़ी मतलब चैलेंजिंग होता है जब जिस वक़्त आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि मुझे आगे जॉब करना है, क्योंकि आपको जॉब मिल रहा था और आपने उसके बाद जॉब छोड़ दिया। तो सर इस उस मोमेंट के बारे में थोड़ा-सा हमको बताएँ कि किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं हम लोग? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे पास प्लेसमेंट ऑफ़र था, मैं जॉइन नहीं किया। ना जॉइन करने का एक ही रीज़न था, मुझे डर था कि शायद एक बार मैं कॉर्पोरेट में गया, शायद वापस नहीं लौट पाऊँगा। जी। डर ये भी था कि एक बार अगर मुंबई चला गया तो मेरा मन नरसिंहपुर में नहीं लगेगा और डर ये भी था कि कहीं न कहीं जो सपना हमने सँजोया था, उससे दूर मैं जा रहा हूँ। सर उस टाइम तो बहुत टफ़ था डिसीज़न लेना क्योंकि सामने एक तरफ बनी-बनाई नौकरी रखी है और एक तरफ पहाड़ है जिसको हमको तराशना है। बट वो कहते हैं ना सर कि जुनून होना चाहिए तो हर काम हो जाता है, तो वही था कि हम करेंगे, अच्छे से प्रयास करेंगे। तो सर वही था कि हमने कंटिन्यू किया। जी। सर हमने यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी कुछ बात किया। आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंस पे बात किया, आपकी स्ट्रेटजी पे बात किया। अब चाहेंगे सर अगर हमसे लास्ट में कुछ मिस हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये एस्पिरेंट को जानना है, एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है ताकि उनके यूपीएससी एग्ज़ाम आसान हो पाए, तो सर आप प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरा मानना है एक बहुत ज़्यादा मिस्ड कंपोनेंट जो आजकल है वो है मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। मैं अपने शहर नरसिंहपुर से था। नरसिंहपुर का अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो ये वो जगह है जहाँ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं आता है, इतनी छोटी जगह है। तो यूपीएससी का बहुत रिसोर्सेस मिल जाना तो संभव था भी नहीं। एक दिक्कत जो होती है, जनरली हम सोचते हैं कि हम अच्छा पीयर बना लें, तो बिल्कुल अच्छी बात है पीयर बना लें, मगर छोटे शहरों में यूपीएससी वालों को पीयर नहीं मिल पाता है। वो एक बहुत बड़ा टोल लेता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, लोनलीनेस, एंगर इश्यूज़ आते हैं। तो इसका शिकार मैं भी हुआ, मगर इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन और ग्राउंड पे रनिंग वगैरह करने जाने लगा। ख़ासकर मैंने ये देखा है कि जो लोग फिज़िकल फ़िटनेस के प्रति थोड़े से एक्टिव रहते हैं, वो जनरली दे हैव वेरी गुड वाइब्स। तो वहाँ मैं कुछ अपने दोस्तों से मिला, हमारा 5 लोग का ग्रुप बन गया था। बढ़िया से सुबह जाते थे, चिट-चैट करते थे और वो जो चिट-चैट होती थी, वो हमारे दिन भर की रिचार्जिंग बैटरी होती थी। तो कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ को हमको
इफ़ेक्टिवली टैकल करना है और टैकल हम तभी कर पाएँगे जब हम उसको कहीं न कहीं किसी तरीके से डील करेंगे। तो उस विषय पे भी मैं चाहता हूँ कि बातें होनी चाहिए, लोग अवेयर रहें ताकि लोग किसी भी तरह की गलत उससे बच सकें। जी। सर, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, आपने काफ़ी अच्छे से हम सबको गाइड भी किया। लास्ट में हम चाहेंगे कि कोई आप अच्छी सी लाइन बोलें, अगर आपको याद कोई लाइन आ रहा हो और आप उस लाइन को बोल के हमारे इस वार्तालाप को समाप्त करें। मैं एक एट वन ऑफ द प्लेसेस आई वाज़ आस्क्ड इन द मॉक कि आप जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत दहेज लिया जाता होगा। जी। मैंने बोला नहीं सर अब तो बहुत कम हो रहा है और धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तो बोलते नहीं, नहीं अच्छा आप बताइए आप कैसे दहेज प्रथा को ख़त्म करेंगे? तो मैंने बोला सर ना मैं दहेज लूँगा और जो मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में पीपल हैं, उनको भी कहीं न कहीं इंस्पायर करूँगा कि वो भी इस कुप्रथा को छोड़ें। जी, तो उन्होंने बोला नहीं ये तो बहुत इंडिविजुअल सेंट्रिक एग्ज़ाम्पल है। कुछ ऐसा बताएँ जो एक आईएएस के लेवल का आंसर लगे। जी। तो मैंने बोला सर मुझे थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने समय दिया। बहुत पहले कभी मैंने एक ऐसी कोई कविता रची थी, पूरे बोल मुझे याद नहीं थे, तो दहेज पर ही थी वो। तो मैंने उसको रिकलेक्ट किया और मैंने सोचा एक पोएटिक अंदाज़ में इसका आंसर दिया जाए। मैंने बोला सर मे आई हैव पोएटिक लिबर्टी? दे सेड यस मैंने बोला। फिर मैंने बोला जब दहेज की टोकरी मेरे गोद में रखी जाएगी, मानो वो दहेज नहीं, एक ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। उस ज़िम्मेदारी को जिस दिन मैं शहर लौटा पाऊँगा, मानो उस दिन मैं एक अच्छा बेटा बन जाऊँगा। एक अजीब-सी खुशी होगी पल में, एक गर्व होगा मेरे पिताजी के नयन में। सुकून होगा लड़की के पिता के मन में, सोचेंगे सही किया हमने लड़के के चयन में। सर, जिस दिन समाज का ऐसा सोच हो जाएगा, यकीन मानिए उस दिन दहेज बंद हो जाएगा। यकीन मानिए उस दिन दहेज बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमें बहुत आपकी जो कविता रही, उसने सर एक अच्छा संदेश दे दिया। जी, ये संदेश सर, आपने तो यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया, आप भावी आईएएस ऑफ़िसर हैं इस देश के, और अगर आप ऐसी कविता मतलब आपने रची है और आप इस कविता के माध्यम से समझा पा रहे हैं कि दहेज के लिए अगर आप दहेज नहीं लेते हैं, तो उससे जो लड़की का परिवार है, आपका परिवार है, दोनों के मन में एक गर्व का भाव होगा। जी, और कहीं न कहीं सर दहेज लेना मुझे भी नहीं लगता है कि मतलब आप तो आईएएस ऑफ़िसर बनने जा रहे हैं और अगर आप दहेज लेंगे, तो सामने वाले को क्या संदेश मिलेगा? जी, तो सर आपकी सोच पे हमें गर्व है और हम कामना करेंगे कि अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं और देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति अगर आप निष्ठावान हैं, तो आप बहुत आगे तक जाएँ और बिल्कुल। भगवान करें कि आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो। इस वीडियो में इतना ही था। अगर मैं आपके मन में अभी भी कुछ डाउट बचा है यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको सर की लाइफ़ से रिलेटेड कुछ जानना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।